वीडियो में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। यदि आपको कहा जाए कि आपका घर मंदिर से 15 किलोमीटर पूर्व व 20 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, तो क्या आप मंदिर से घर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसको आलेखीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां बिंदु O को मंदिर तथा B को घर से प्रदर्शित किया है। माना बिंदु O मूल बिंदु 0, 0 पर स्थित है। यदि बिंदु O को बिंदु B से मिला दें, तो यहां एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल प्राप्त होता है। यहां रेखा OB मंदिर और घर के बीच की दूरी बताते हैं। क्या इस समकोण त्रिभुज को देख आप कुछ बता सकते हैं? शाबाश! पहले अध्याय में हमने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। यहां इस आलेख में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर मूल बिंदु O से B के बीच की दूरी 25 प्राप्त करते हैं। अतः मंदिर व घर के बीच की दूरी 25 किलोमीटर होगी। अब यदि आपका विद्यालय घर से 20 किलोमीटर पूर्व व 30 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, तो क्या आप घर व विद्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? आइए साथ मिलकर इसे हल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आलेख से बिंदु B के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स x अक्ष से 15 तथा y अक्ष से 20 प्राप्त होते हैं, तब माना बिंदु B के निर्देशांक 15 को x1 से तथा 20 को y1 से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार विद्यालय यानी कि बिंदु D के निर्देशांक x अक्ष से 35 तथा y अक्ष से 50 प्राप्त होंगे। तब बिंदु D के निर्देशांक 35 को x2 से तथा 50 को y2 से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि अब हमें इन दोनों यानी कि बिंदु B और D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु B और D से x अक्ष पर क्रमशः लंब यानी कि परपेंडिकुलर BP और DQ डालते हैं और साथ ही बिंदु B से DQ पर एक अन्य लंब डालते हैं, जो कि DQ को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। क्या आप बिंदु P और Q के निर्देशांक बता सकते हैं? शाबाश! बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः 15 व 0 और 35 व 0 हैं। यहाँ OP बराबर x1, OQ बराबर x2 हैं। अतः PQ बराबर x2 घटा x1, जो कि BR के बराबर हैं। तथा साथ ही आलेख में ध्यान से देखें तो QD बराबर y2 और QR बराबर y1, जो कि PB के बराबर हैं। अतः RD बराबर y2 घटा y1 होगा। इसलिए त्रिभुज BRD में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने से हमें समीकरण 3 यानी कि बिंदु B x1 y1 और बिंदु D x2 y2 के बीच की दूरी BD बराबर वर्गमूल x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग प्राप्त होती है, जिसे दूरी का सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्योंकि दूरी सदैव त्रिनेत्र यानी कि नॉन नेगेटिव होती है, इसलिए हम यहां केवल धनात्मक वर्गमूल लेंगे। अब समीकरण 3 में x1 y1 तथा x2 y2 के मानों को रखते हैं, जिससे बिंदु B और D के बीच की दूरी 10 वर्गमूल 13 प्राप्त होती है। अतः घर व विद्यालय के बीच की दूरी 10 वर्गमूल 13 किलोमीटर है। इस वीडियो में आज हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण का अभ्यास करेंगे। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। जांच कीजिए कि बिंदु A
8 3 बिंदु बी 0 9 तथा बिंदु सी 14 11 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश, इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। आई ए बी बी सी तथा सी ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। मान लेते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स x1 बराबर 8 व y1 बराबर 3 हैं तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2 बराबर 0 व y2 बराबर 9 हैं। दूरी सूत्र के अनुसार हमें AB का मान 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार बिंदु C के निर्देशांक x3 बराबर 14 व y3 बराबर 11 हैं। दूरी सूत्र के अनुसार हमें BC का मान 10 वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्या आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप CA का मान ज्ञात कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही। CA का मान 10 है। ध्यान से देखें तो हमें AB व CA के मान बराबर बराबर प्राप्त होते हैं, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त को पूरा करते हैं। परंतु हमें तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जांच करनी है। क्या आप बता सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए हमें आगे क्या करना होगा? शाबाश, इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों भुजाओं AB, BC, CA में से कर्ण कौन सा होगा? जैसा कि हमें इन तीनों के मानों से पता चलता है कि इस त्रिभुज का कर्ण BC होगा, क्योंकि BC की लंबाई सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय में इन तीनों के मान रखकर समकोण त्रिभुज को सत्यापित करें। यदि AB व CA के वर्गों का योग करें तो हमें 200 प्राप्त होता है, जो कि BC के वर्ग के योग के बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। X अक्ष पर स्थित वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6 ऋणात्मक 3 से 5 इकाई दूरी पर स्थित है। हल करने के लिए वीडियो को रोकें तथा बाद में उसका वीडियो से मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सही जवाब। इसके लिए हम दूरी सूत्र की सहायता लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि x अक्ष पर स्थित निर्देशांक x 0 है। यहां हमें एक अन्य निर्देशांक बिंदु 6 व ऋणात्मक 3 दिया गया है, जिसके पहले बिंदु 6 को x1 व ऋणात्मक 3 को y1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार x अक्ष के बिंदु x2 व 0 को y2 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे कि यहां दूरी का मान पहले से ही दिया गया है। दूरी सूत्र में सभी मानों को रखने पर एक समीकरण मिलती है। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमें एक द्विघाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होती है। आपको याद होगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने की कई विधियों का अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। यहां हम द्विघात समीकरण को मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करते हैं।
जिससे हमें x के दो मान x बराबर 2 व 10 प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर दो निर्देशांक 2, 0 और 10, 0 स्थित है। इस वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र के प्रयोग पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र के प्रयोग पर आधारित उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे कि दूरी सूत्र के प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतया क्या गलतियां हो सकती हैं। यदि बिंदु P बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ यानी कि इक्विडिस्टेंट है, तो A का मान निम्न विकल्पों में से क्या होगा। इस प्रश्न को दूरी सूत्र द्वारा हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न से हमें पता चलता है कि बिंदु P बिंदु Q व R से समदूरस्थ है। उसका एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि PQ और PR से A का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सही जवाब, इसके लिए दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। अतः दूरी सूत्र में बिंदु P व Q और बिंदु P व R के मानों को रखने से A का मान 7 प्राप्त होता है, अर्थात विकल्प 2 सही उत्तर हैं। यदि आपने विकल्प 1 का चयन किया है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आपने दूरी के सूत्र का प्रयोग किया तब वर्गमूल x2 घटा x1 के वर्ग जमा y2 घटा y1 के वर्ग के स्थान पर वर्गमूल x2 घटा x1 जमा y2 घटा y1 रख देते हैं। जिसकी वजह से आपको एक चर रहित कथन मिलता है, जो कि असंभव है। यदि आपने विकल्प 3 का चयन किया है तो यह भी अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है, क्योंकि आपने वर्गमूल x2 घटा x1 के वर्ग जमा y2 घटा y1 के वर्ग के स्थान पर वर्गमूल x2 घटा y2 का वर्ग जमा x1 घटा y1 का वर्ग रख देते हैं और उसी आधार पर आगे हल कर देते हैं। जिस कारण आपको गलत उत्तर प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में दूसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी क्यों गलत है। वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दूरी सूत्र के बारे में जाना व समझा। आज हम इस वीडियो में विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु, पदार्थ, दूरी आदि को बराबर बराबर अनुपात में बांटने के लिए हम उसका आधा यानी कि उसके 2 भाग कर देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु, पदार्थ, दूरी आदि को अलग अलग अनुपातों में कैसे बांटा जाता है? बिल्कुल सही। इसके लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। A व B गांव के बीच 100 किलोमीटर की सड़क को एक पुल यानी बिंदु C 3:7 में विभाजित करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पुल से अधिक दूरी पर कौन सा गांव होगा? शाबाश,
इसके लिए हम दोनों अनुपातों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सड़क का एक हिस्सा AC 30 किलोमीटर व दूसरा हिस्सा 70 किलोमीटर है। अतः हम कह सकते हैं कि गांव B पुल से अधिक दूरी पर है। सरकार गांव A और गांव B के बीच एक पुल का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहती है कि पुल से गांव A व पुल से गांव B की दूरी का अनुपात M/N है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जहां पुल का निर्माण होना है उसके निर्देशांक बिंदु के मान क्या होंगे? आइए इसे साथ मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले दी गई स्थिति को निर्देशांक में व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं कि O मूल बिंदु तथा OX व OY क्रमशः X अक्ष व Y अक्ष है, जहां A के निर्देशांक बिंदु X1, Y1 और B के निर्देशांक बिंदु X2, Y2 है। तो क्या अब आप पुल के निर्देशांक बिंदु बता सकते हैं? माना X, Y पुल के बिंदु C के निर्देशांक हैं, जो कि AB को M/N में अंततः विभाजित करती है। चलिए बिंदु A, B व C से X अक्ष पर क्रमशः AL, CN और BM लंब खींचते हैं। अब बिंदु A से CN पर तथा C से BM पर लंब खींचते हैं, जो इस प्रकार है: AL लंब OX, BM लंब OX, CN लंब OX पर, तथा बिंदु A और C से AH व C के क्रमशः CN व BM पर लंब हैं, जहां बिंदु H के निर्देशांक X, Y1 तथा K के निर्देशांक X2, Y हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ध्यान से देखिए और बताइए कि इस आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? बिल्कुल सही, यहाँ हमें दो त्रिभुज AHC और त्रिभुज CKB प्राप्त होते हैं, जहाँ कोण AHC व CKB 90 डिग्री के बराबर हैं तथा कोण ACH बराबर कोण CBK हैं, क्योंकि रेखाखंड CH समांतर BK व AB एक तिर्यक रेखा हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह त्रिभुज की समरूपता की किस क्राइटेरिया को दर्शाती है? शाबाश, यह त्रिभुज की समरूपता की AA क्राइटेरिया को दर्शाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AHC व CKB समरूप त्रिभुज हैं। इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। आकृति की सहायता से हम देखते हैं कि AH बराबर X घटा X1, CK बराबर X2 घटा X और CH बराबर Y घटा Y1 व BK बराबर Y2 घटा Y हैं। समीकरण 1 में AC, BC, AH, CK, CH व BK के मानों को रखते हैं, जहां AC व BC के मान क्रमशः M व N दिए गए हैं। क्या अब आप बिंदु C के निर्देशांक X व Y के मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इनके हल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 के इन दो अनुपातों की तुलना कर हल करने से हमें X का मान M X2 जमा N X1 बटा M जमा N प्राप्त हैं, जबकि समीकरण 1 के इन दो अनुपातों की तुलना कर हल करें तो Y का मान M Y2 जमा N Y1 बटा M जमा N प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहां पुल का निर्माण करना है उस बिंदु C के निर्देशांक M X2 जमा N X1 बटा M जमा N व M Y2 जमा N Y1 बटा M जमा N है। हमने देखा कि दो बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M/N में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांक हैं, जिसे हम विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं।
इस वीडियो में आज हमने विभाजन सूत्र द्वारा दो गांवों के बीच बनने वाले पुल के निर्देशांक बिंदु का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में दो बिंदुओं A व B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M अनुपात N में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु C के निर्देशांकों के मान ज्ञात करना सीखा, जिसे विभाजन सूत्र कहा जाता है। आज हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। हरि बिंदु 2, 1 व कृष्ण बिंदु 7, 6 पर खड़े हैं, जहां वह अपने मित्र राधे का इंतजार कर रहे हैं, परंतु राधे बिंदु 5, 4 पर खड़ा हुआ है। क्या आप पता कर सकते हैं कि राधे अपने दोनों मित्रों से किस आनुपातिक दूरी पर खड़ा है? चलिए इसे ग्राफ में देखें और निर्देशांक निर्धारित करें। माना बिंदु A यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर 1 हरि की स्थिति। बिंदु C यानी x बराबर 5, y बराबर 4 राधे की स्थिति। और बिंदु B यानी x2 बराबर 7, y2 बराबर 6 कृष्ण की स्थिति को दर्शाती हैं। इन तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ने से हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, जहां हमें AC अनुपात CB का मान ज्ञात करना है। माना यहां AC और CB का अनुपात M अनुपात N है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा? शाबाश! यहां हम विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इस स्थिति में हम विभाजन सूत्र के बिंदु X में सभी मानों को रख M अनुपात N का मान ज्ञात करते हैं, जहां x बराबर 5, x1 बराबर 2 व x2 बराबर 7 हैं, जिसे हल करने पर हमें m बटा n बराबर 3/2 प्राप्त होता है, यानी m अनुपात n बराबर 3:2 है। अतः हम कह सकते हैं कि राधे दोनों मित्रों से 3:2 की दूरी पर खड़ा हुआ है। वीडियो को रोकें और विभाजन सूत्र के y मान को लेकर हल करने का प्रयास करें। जी हां, आपने सही सोचा। विभाजन सूत्र के बिंदु y से हमें m अनुपात n का मान 3:2 ही मिलता है। अतः हम कह सकते हैं विभाजन सूत्र के किसी भी बिंदु से m अनुपात n का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि बिंदु A ऋणात्मक 1, 8, बिंदु B ऋणात्मक 3, ऋणात्मक 2 और बिंदु C 5, ऋणात्मक 2 क्रमशः त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो क्या आप बिंदु A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई और केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ABC में AD शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका है, जहां बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। क्या आप बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। बिंदु D बिंदु B
व C का मध्य बिंदु है। इसलिए बिंदु B व C के मानों से बिंदु D के निर्देशांक 1 ऋणात्मक 2 प्राप्त होते हैं। चूंकि हमें माध्य का AD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो क्या अब आप AD का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! यहां हम दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे। जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर ऋणात्मक 1, y1 बराबर 8 और बिंदु D के निर्देशांक x2 बराबर 1, y2 बराबर ऋणात्मक 2 हैं। x1, y1, x2, y2 के मानों को दूरी सूत्र में रखते हैं, जिसे हल करने पर AD का मान वर्गमूल 104 इकाई प्राप्त होता है। माना बिंदु G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। क्योंकि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से जाने वाली माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो माध्य का AD को 2:1 में बांटती हैं। अतः बिंदु G माध्य का AD पर स्थित है। चूंकि अब हमें केंद्रक G के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो याद कीजिए और बताइए कि हमने पिछली वीडियो में इस प्रकार की स्थिति का हल कैसे किया था। बिल्कुल सही। इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर ऋणात्मक 1, y1 बराबर 8 और बिंदु D के निर्देशांक x2 बराबर 1, y2 बराबर ऋणात्मक 2 हैं। M, N, x1, y1, x2 और y2 के मानों को विभाजन सूत्र में रखें। हल करने पर बिंदु G के निर्देशांक 0.33 व 1.33 प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में हमने विभाजन सूत्र पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने विभाजन सूत्र पर आधारित उदाहरण देखे। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। बिंदु A ऋणात्मक 1, 3 और बिंदु B 9, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है? यदि बिंदु P रेखाखंड x घटा y जमा 2 बराबर 0 पर स्थित है, तो P के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो क्या आप P के निर्देशांक x, y के मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक 9k ऋणात्मक 1 बटा k जमा 1 और 8k जमा 3 बटा k जमा 1 होंगे। चूंकि बिंदु P रेखाखंड x घटा y जमा 2 बराबर 0 पर स्थित है, इसलिए इस समीकरण में x व y के मान रख हल करने पर हमें k का मान 2/3 प्राप्त है, जिससे हम कह सकते हैं कि AB रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में विभाजित करता है। चूंकि अब हमें P के रेशियो ज्ञात हैं, इसलिए विभाजन सूत्र से प्राप्त
P के निर्देशांक मानों में K का मान रखते हैं, जिससे P के निर्देशांक 3, 5 मिलते हैं। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने विभाजन सूत्र में mx2 जमा nx1 बटा m जमा n व my2 जमा ny1 बटा m जमा n के स्थान पर mx2 घटा ny2 बटा m घटा n व m x1 घटा n y1 बटा m घटा n रख देते हैं, जिसे हल करने पर K का मान 7/12 प्राप्त होता है और इसी आधार पर आगे बिंदु P के गलत निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो यह अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने विभाजन सूत्र में m जमा n के स्थान पर m घटा n रख हल कर देते हैं। जिससे K का मान 2 प्राप्त होता है और इसी आधार पर बिंदु P के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में विभाजन सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार व ऊंचाई के माप से ज्ञात होता है। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि अगर ऊंचाई और आधार का मान ज्ञात ना हो तो कैसे हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल कब हो सकता है? बिल्कुल सही, जब हमें त्रिभुज की भुजाओं के मान ज्ञात हों। परंतु क्या आप बता सकते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि समतल x अक्ष व y अक्ष तल में DEF एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष D के निर्देशांक x1, y1, E के निर्देशांक x2, y2 व F के निर्देशांक x3, y3 हैं। यदि बिंदु D, E और F से x अक्ष पर लंब क्रमशः DQ, EP और FR खींचते हैं तो वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लंब EP समांतर हैं DQ के और DQ समांतर हैं FR के, यानी तीनों लंब
एक दूसरे के समांतर हैं और कोण EPR, DQR और FRX 90 डिग्री के बराबर हैं। यदि हम बात करें DEPQ की, तो यह एक समलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि पैर समांतर होता है, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसी प्रकार DQRF और EPRF भी समलंब चतुर्भुज होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शाबाश! समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। यदि समलंब DEPQ व DQRF के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं, तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। परंतु हमें तो सिर्फ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए समलंब EPRF के क्षेत्रफल को संपूर्ण क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या आप आकृति की सहायता से भुजा EP, DQ, PQ, FR, QR और PR का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। अब इन सभी मानों को समीकरण में रखते हैं। जिसे हल करने पर हमें 1/2 गुणा x1 गुणा y2 घटा y3 जमा x2 गुणा y3 घटा y1 जमा x3 गुणा y1 घटा y2, जो कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी भुजाओं की माप दूरी सूत्र द्वारा प्राप्त की जाएंगी, परंतु यह एक जटिल विधि है। अतः आसानी से हल करने के लिए हमने इस सूत्र को समझा, जिसमें समलंब चतुर्भुज आकृति का इस्तेमाल किया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि एक त्रिभुज जिसके निर्देशांक दिए हुए हों, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक चतुर्भुज जिसके निर्देशांक 1, 1, 7, ऋणात्मक 3, 12, 2 व 7, 21 हैं। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के निर्देशांकों को बिंदुओं P, Q, R व S से प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। यदि बिंदु P को बिंदु R से मिला दे, तो चतुर्भुज दो हिस्सों में बंट जाता है और हमें दो त्रिभुज PQR व PSR प्राप्त होते हैं, जिसकी सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज PQR की, जिसमें बिंदु P के निर्देशांकों को x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, Q के निर्देशांकों को x2 बराबर 7, y2 बराबर ऋणात्मक 3
और r के निर्देशांकों को x3 बराबर 12, y3 बराबर 2 मान लेते हैं। याद कीजिए और बताइए किस प्रकार की स्थिति के लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना सीखा था। इस सूत्र में x1, y1, x2, y2, x3 और y3 के मानों को रख हल करते हैं। जिससे हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। क्या आप त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसी प्रकार त्रिभुज PSR की बात करें तो हमें इसका क्षेत्रफल 107 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण देखें। यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः 1, ऋणात्मक 2, 2, 3 और ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जो इस तरह का दिखाई देता है, जहां त्रिभुज के बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर 1, y1 बराबर ऋणात्मक 2, B के निर्देशांकों को x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और C के निर्देशांकों को x3 बराबर ऋणात्मक 4, y3 बराबर ऋणात्मक 3 मान लेते हैं। क्या आप इन मानों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रख हल करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं, क्योंकि हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि हम त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्ष लंब कैसे ज्ञात करेंगे? शाबाश! हम जानते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से AB का मान वर्गमूल 26 मिलता है, जिसे समीकरण 3 से दर्शाते हैं। क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए समीकरण 2 को पुनः व्यवस्थित कर समीकरण 1 व 3 के मानों को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई 24 बटा वर्गमूल 26 इकाई प्राप्त होता है। इस वीडियो में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प हमने अपनी पिछली वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखे।
आइए आज एक और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 संरेखी बिंदु हैं। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। मान लेते हैं कि बिंदु 2 ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 त्रिभुज LMN के बिंदु हैं, जिसे इस प्रकार दर्शाते हैं। जहां बिंदु L के निर्देशांकों को x1 बराबर 2, y1 बराबर ऋणात्मक 2, M के निर्देशांकों को x2 बराबर ऋणात्मक 3, y2 बराबर 8 और n के निर्देशांकों को x3 बराबर ऋणात्मक 1, y3 बराबर 4 मान लेते हैं। चलिए इन बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र में रख हल करने से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है या नहीं? जी नहीं, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल जरूर होता है। और अगर यदि क्षेत्रफल 0 है तो हम कह सकते हैं कि वह कोई आकृति नहीं बनती। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि दिए गए बिंदु त्रिभुज के बिंदु हैं, वो गलत है। अतः दिए गए बिंदु 2 ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 एक ही रेखा पर स्थित बिंदु यानी संरेखी बिंदु हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से